नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से रिलेटेड जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 47 लेकर आए हुए हैं। भाग 47 में कुल 11 प्रश्न हैं। ये सभी 11 प्रश्न या कि यूजीसी नेट अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, इन सभी 11 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अब हम इस 11 प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो जितनी भी परीक्षाएं हैं एजुकेशन से रिलेटेड, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमारा वीडियोज़, हमारे ये चैनल निश्चित है कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज के हम 11 प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, कोष, विभिन्न प्रकार के कोष तथा उनसे संबंधित शरीर प्रकारताएं, शरीर के प्रकार और तत्व, उस किसी विशेष कोष का किस प्रकार की शरीर और जो हमारी शरीर बनती है वो विभिन्न तत्वों से बनी है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो वही हम देखते हैं कि जो कोष हैं विभिन्न प्रकार के, उनका संबंध किस प्रकार के शरीर और किन तत्वों से है। तो हम पहले बात करते हैं विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष जो है, इसका संबंध है कारण शरीर और वायु। इसका जो तत्व है वो वायु से बना है। विज्ञान में जो कोष है, इसका संबंध किस तत्व से है तो वो है वायु से। फिर मनोमय, मनोमय कोष जो है, ये कोष 4 प्रकार के हैं, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय। तो मनोमय जो कोष है, ये सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर की हम अगर बात करें, जो शरीर दिखती नहीं है, वो उससे बना हुआ है। और इसका जो तत्व है वो मुख्य तत्व है अग्नि। तीसरा है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर के मध्य की स्थिति। प्राण जो होता है सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर के मध्य में होता है प्राण। तो सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर के मध्य की स्थिति अगर हम शरीर की बात करें, और ये तत्व है प्राणमय यानी जल। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। इससे भी आप याद रख सकते हैं कि प्राणमय यानी जल। और अन्नमय, अन्नमय यानी स्थूल शरीर, भारी शरीर। और तत्व क्या है? पृथ्वी। ये भी ध्यान रखना है याद के लिए। अन्नमय अगर है तो याद करने का एक टिक है कि अन्न कहाँ पैदा होता है? पृथ्वी पर। तो अन्नमय पृथ्वी की, ये तत्व जो है पृथ्वी है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर, हल के प्रबलन सिद्धांत। हल के प्रबलन सिद्धांत यानी पुनर्वलन सिद्धांत के अंतर्गत किसे मध्यवर्ती चर के रूप में उपकल्पित किया गया है? उपकल्पित यानी परिकल्पना, किस चर माने परिकल्पना की गई है। हल के प्रबलन सिद्धांत के अंतर्गत किसे मध्यवर्ती चर के रूप में उपकल्पित, किसकी परिकल्पना की गई है? किसे? तो वो है उत्तेजना विभव। हल के प्रबलन सिद्धांत के अंतर्गत
उत्तेजना विभव को मध्यवर्ती चर के रूप में उपकल्पित किया गया है। इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्साइटेटरी पोटेंशियल। अब है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की पद्धति। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की पद्धति तथा उससे उत्पन्न अनुक्रिया की स्थिति एवं पुनर्वलन का प्रकार। तो ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन की पद्धति है। ये पुरस्कार प्रशिक्षण, पलायन प्रशिक्षण, परिहार प्रशिक्षण और अकर्म प्रशिक्षण। ये क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन की पद्धतियां हैं ये। और ये जो है, ये जो चीज़ें हैं ये अनुक्रिया की स्थिति है, और ये जो चीज़ें हैं इधर, ये है पुनर्वलन का प्रकार। तो पुरस्कार प्रशिक्षण में क्या है? अनुक्रिया की स्थिति क्या है? अनुक्रिया उत्पन्न होती है। पुरस्कार प्रशिक्षण में क्या है? अनुक्रिया उत्पन्न होती है। और यदि हम पुरस्कार देते हैं तो यहाँ पर पुनर्वलन जो होता है वो सकारात्मक होता है। फिर पलायन माने भाग लेना, हट जाना, पलायन कर जाना। तो यहाँ पर क्या होती है? पलायन करना। यहाँ पर अनुक्रिया हो रही है, अनुक्रिया उत्पन्न होती है। और यहाँ पर किसी चीज़ को छोड़ देना क्या है? वो नकारात्मक पुनर्वलन है। पलायन कर जाना वो नकारात्मक पुनर्वलन है। अब परिहार भी एक त्याग है। तो यहाँ पर भी अनुक्रिया हो रही है और नकारात्मक पुनर्वलन है। किसी चीज़ को, किसी कार्य को करने के एवज में क्या कर लेना? परिहार, एवॉइडेंस, इंग्लिश में एवॉइडेंस। तो एवॉइडेंस हम करते हैं, नहीं, वहाँ पर नकारात्मक पुनर्वलन है। और अगला है, चौथा है अकर्म प्रशिक्षण। तो अकर्म प्रशिक्षण में अनुक्रिया अवरुद्ध होती है, क्योंकि अकर्म नाम ही है, अकर्म है यानी अनुक्रिया नहीं हो रही है। और यहाँ पर जब अनुक्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या है? ये पुनर्वलन जो है सकारात्मक है। अब है प्रश्न क्रमांक 4 है, वह शिक्षण विधि जिसमें निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष, जैसे मान लीजिए कोई प्रमेय है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। क्या हो गया? ये निष्कर्ष हो गया। तो प्रमेय में क्या करते हैं? परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, यानी ये आगमन विधि है। और निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर निगमन विधि है। तो यदि आप निगमन विधि भी लिख सकते हैं और विश्लेषण भी लिख सकते हैं। निगमन विधि, तो वह विधि जिसमें निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर बढ़ते हैं वह है विश्लेषण विधि या निगमन विधि। यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जा रहा है ये, या निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर एक ही चीज है। अब है प्रश्न क्रमांक 5, वह विधि जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। जैसे प्रमेय में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो ये कौन सी विधि है? प्रमेय में आगमन विधि होती है। पहले जो ज्ञात चीजें होती है उसको हम लेकर शुरू करते हैं और अज्ञात तक पहुंचते हैं। इसको संश्लेषण विधि भी कहते हैं। अब गणित का प्रमेय हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आगमन विधि का अथवा संश्लेषण विधि का। प्रश्न है 7, यदि आप कम समय में अधिक शिक्षण करना चाहते हैं तो किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? तो वो है व्याख्यान विधि का।
अगर कम समय में अधिक शिक्षण करना चाहते हैं तो। अब है प्रश्न नंबर 8। क्लासिकल अनुबंधन के प्रयोग में पावलोव ने निराश्रित चर के रूप में प्रयुक्त किया था। निराश्रित चर के रूप में किसे प्रयुक्त किया गया था? तो सीएस, यूएस तथा सीएस के युग्म की संख्या। यूएस क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन है। और सीएस क्या है? सीएस है कंडीशनिंग स्टिमुलस यानी अनुबंधित उद्दीपक अर्थात घंटी है। तो भोजन और घंटी के जो युग्म हैं इनकी संख्या को निराश्रित चर के रूप में उन्होंने प्रयुक्त किया था। अब प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों में साफ सफाई की आदत, समय की पाबंदी, बड़ों का सम्मान आदि अच्छे कर्मों यानी आदतों, अच्छी आदतों के विकास हेतु शिक्षक को सीखने के किस प्रयोग को अपनाना चाहिए? तो वह है पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन को अपनाना चाहिए। पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन है वो अच्छी चीज़ों को सीखने और बुरी चीज़ों को छोड़ने के लिए ये उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर 10 है थांडाइक ने अपने अधिगम के किस नियम को संशोधित किया था? थांडाइक ने अपने अधिगम के किस नियम को संशोधित किया था? तो वो है प्रभाव के नियम को। अब इसमें संशोधन क्या किया था? संशोधन में कहा था कि पुरस्कार से बंधन सुदृढ़ होते हैं किंतु दंड से कमजोर होना जरूरी नहीं है। ये उन्होंने अपने संशोधन में कहा था, प्रभाव के नियम में संशोधन किया था। तो अब है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है बुद्धि के किस प्रकार के मापन हेतु इष्टतम आयु स्तर ऑप्टिमल एज लेवल को संगत माना जाता है? तो वो है बुद्धि के किस प्रकार के मापन हेतु? तो वो है संज्ञानात्मक बुद्धि के मापन हेतु इष्टतम आयु स्तर को संगत माना जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे 11 प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियोज़ को पूरा देखा करें और हमारे वीडियोज़ के जितने प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों का एक वास्तविक रूप से एक स्तर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं अथवा किसी जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं से इन प्रश्न कुछ और प्रश्न हैं जो उन्हीं से जन्म हुआ है। तो दोस्तों हमारे आप प्रश्न इससे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है एजुकेशन रिलेटेड सभी एग्जाम्स के लिए हमारे ये प्रश्न बहुत ही काम के हैं। आप जुड़े रहें तो धन्यवाद। इतनी देर तक हमारे वीडियोज़ को तल्लीनता से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।